पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। चलिए पढ़ लिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक आप लोग ऑलरेडी बनाए हुए थे। वहाँ पे था 2 मित्र या 3 मित्र, वहाँ भी था। चौथे मित्र को रोटी बराबर बराबर बांट बांट के खा लिए लोग। तो चौथा मित्र जो है पहले 3 मित्र को या पहले 2 मित्र को, तीसरा मित्र जो है 70 पैसे दिया था। ऐसा क्वेश्चन था ना एगो। सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ पे 3 मित्र है ए, बी और सी। यह निर्णय लिया कि डी के साथ मतलब बैठ करके सोडा साझा करेंगे। जनरली होता ऐसा है, जिसके पास सोडा पानी नहीं है, मतलब 4 मित्र है और चारों मित्र में से 3 मित्र के पास पहले से अवेलेबल है देसी। चौथा जो मित्र है डी, उसके पास नहीं है। तो क्या किए कि ये लोग डी के साथ बोले कि हम जो है साझा करेंगे, जिसके पास सोडा है ही नहीं पहले से। तो जब डी के पास नहीं होगा तो डी को कौन देगा? ए, बी और सी देंगे। हो सकता है कि ए, बी और सी बराबर मात्रा में डी को दे दे, या तो ए कुछ और दे, बी कुछ और दे, सी कुछ और दे। यही ऑप्शन हो सकता है ना। या तो ए, बी, सी 3 मित्र, चौथे मित्र डी को हो सकता है कि बराबर बराबर मात्रा में दे दे। बोले कि अगर 5 ml हम दे रहे हैं तो 5 ml तुम भी दे दो, 5 ml वो भी दे देंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 ml देंगे, अगला 7 ml देगा, फिर एगो 9 ml देगा, चाहे जैसे जैसे भी इस तरह से डी को देना है। कह रहा है ए ने 2 गिलास ज़्यादा योगदान किया बी से, और बी ने 1 गिलास ज़्यादा योगदान किया सी से, और उसके बाद तीनों के पास सोडा जो होता है बराबर हो जाता है। चलो कह क्या रहा है पहले वो लिखते हैं। ए, बी, सी और डी। डी के पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो ए, बी और सी दे रहे हैं। तो क्या दे रहा है? ए जो है बी से, ए ने 2 गिलास ज़्यादा योगदान किया बी से, तो बी का पता होगा तो ए का बता देंगे। और बी ने 1 गिलास ज़्यादा योगदान किया सी से, तो सी का पता होगा तो बी का बता देंगे। और ये सब किसको दे रहे हैं? डी को। तो मान लो कि सी जो है के यूनिट देता होगा, के लीटर देता होगा। क्या चीज़ में दिया है? पूछो में सी का ही तो बोल रहे हैं। तो बी जो देगा वो 1 गिलास ज़्यादा योगदान किया सी से। तो सी जो है अगर के गिलास दिया होगा तो बी जो है सी से 1 गिलास ज़्यादा योगदान करेगा, यानी ये कितना देगा? K+1। क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम लिख रहे हैं। कह रहा है ए जो है 2 गिलास ज़्यादा योगदान किया बी से, तब बी योगदान कर रहा है K+1 गिलास, इससे भी 2 गिलास ज़्यादा, तो यानी करेगा K+3 गिलास। आइए किसको दिए हैं लोग? डी को। मतलब सी देगा के गिलास, बी देगा K+1 गिलास, ए दे रहा है K+3 गिलास। यानी सब लोग बराबर मात्रा में डी को नहीं दिए, अलग अलग मात्रा में दिए हैं। तो डी के पास टोटल कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 3 के आप +3 और 1 4। डी के पास इतना गिलास हो जाएगा ना टोटल। उसके बाद कह रहा है कि तब तीनों के पास समान मात्रा में सोडा पानी है, मतलब K+3 बराबर है K+1 के बराबर है के, या ये दूसरे बोले कि इनका अनुपात है 1:1:1। ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन है। अब भाई डी को मिल लिया गया है, ए, बी, सी दिए हैं, तो डी जो 3K+4 गिलास लिया उसके बदले में पैसा भी चुकाएगा। तो डी ने पैसा चुकाया, जो कि ध्यान दो क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कि ए, बी, सी अपने सोडा
अनुपात में बांटा, मतलब जिस रेशियो में सोडा का बंटवारा हुआ होगा उसी रेशियो में पैसा का डिवीज़न भी होगा। जैसे कहने का मतलब 1:2:3 यूनिट अगर लीटर में ये दान दिए होते डी को, तो पैसा भी लेंगे 1:2:3 में, ये कहना चाह रहा है। तो जो कि ए, बी तथा सी अपने सोडा अनुपात में बांटा है, उस रेशियो में डी जो है पैसा दे दिया। जिस रेशियो में डी लिया था सोडा वाटर, उसी रेशियो में पैसा भी उन लोग को दिया गया है। मतलब बोल सकते हैं कि जो रेशियो इनके क्वांटिटी का था वही रेशियो पैसे का था। इस प्रकार ए 3 गुना पैसे प्राप्त किया जितना बी ने प्राप्त किया। तो जिनको हल करना होगा वो पहले कैसे कर सकते हैं? यहीं से आप बोले, एक बात बताओ, ये जो हम लिखे हैं k+3, k+1, k3, k+4, ये क्या चीज़ लिखे हुए हैं? मात्रा, क्वांटिटी, हाँ या ना? और कह रहा है ये जो पैसा लिया है वो b से 3 गुना लिया है। तो a का जो क्वांटिटी है वो 3 है, k+3 है, और b का जो क्वांटिटी है वो k+1 है, ये क्वांटिटी। और ऐसा लगा दिए तो क्वांटिटी का रेशियो। और बोला गया है कि डी जो पैसा देगा वो ए बी सी अपने सोडा के अनुपात में ही बांटेगा। मतलब जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वही इनके पैसे का रेशियो भी होगा। यानी ए जो है और बी, इनके जो पैसे का अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 3:1। बोलो, तो यहाँ से के का मान हल करके हम लोग निकाल लेंगे कुछ। अब रुक जाओ, इतना नहीं करना है, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। देखो, आगे थोड़ा सा और एक लाइन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार ए 3 गुना पैसे प्राप्त किया जितना बी प्राप्त किया। मतलब ए और बी का पैसे का जो अनुपात होना चाहिए 3:1। तो मैं बोला क्वांटिटी का भी रेशियो होना चाहिए, वही दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन का दिया हुआ था कि उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में पैसा चुका है। आगे लिख रहा है, प्रत्येक सोडा पानी के गिलास का दाम 15 रुपया है। मतलब एक गिलास सोडा पानी का दाम है 15 रुपया। तो ये ने लिया है k+3, यहाँ से जैसे के कमाना आएगा तो हम बोल देंगे ये लिया है k+3 गिलास, तो एक गिलास का दाम 15 रुपया। तो k+3 गिलास का दाम कितना वो निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, सी का, डी का, सबका अलग अलग निकल जाएगा। जैसे जो पूछता बता सकते थे, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। प्रत्येक सोडा पानी के गिलास का दाम 15 रुपया है तथा प्रत्येक का लेन देन पूर्णांक में था, या तो पैसे के साझा में या फिर सोडा पानी के योगदान में। फिर से वही वर्ड को रिपीट कर दिया कि जो पैसे का लेन देन होगा, अगर डी जो पैसा दिया होगा तो कुछ उसका एक मात्रक रहा होगा कि किस रेशियो में हम देंगे, किस हिसाब किताब से देंगे। तो उसका हिसाब किताब कुछ नहीं था, सोडा पानी के योगदान में। मतलब जो जिस रेशियो में योगदान किया होगा उसी रेशियो में उसको पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर के फिर से यही बात आएगा कि जो रेशियो क्वांटिटी का होगा वही रेशियो पैसे का होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, सिर्फ 2 वर्ड का ज़रूरत है। पहला बात ध्यान दो, लिख रहा है कि ए को बी से 3 गुना पैसा मिला है। मतलब ये 3 रुपया प्राप्त करेगा तभी 1 रुपया। ये रुपए का रेशियो है, और हमको पता है कि जो रुपया का रेशियो होगा वो क्वांटिटी का भी रेशियो होगा। हालांकि वहाँ वो ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो ये तो इतना दिख रहा है कि ए को 3 रुपया मिला होगा तो बी को 1 रुपया मिला होगा। अच्छा, प्रत्येक सोडा पानी के गिलास का दाम 15 रुपया है। एक गिलास का दाम 15 रुपया। अब रुक जाओ, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है बी से 2 गिलास ज़्यादा लिया है। मतलब दिया है ए जो है बी से 2 गिलास ज़्यादा ना दिया है डी को। बोलिए भाई, आप ए हैं और अगला बी है। हम जो है ए जो है आपसे 2 गिलास हम ज़्यादा दिए हैं उनको, तो हम ओबियसली 2 गिलास ज़्यादा का पैसा भी लेंगे आपसे, कि नहीं लेंगे? हम आपसे 2 गिलास ज़्यादा दिए हैं, इसका मतलब आप अगर 20 रुपया का दिए होंगे तो हम अगला को 40 रुपया का दिए होंगे।
आप 50 रुपये का दिए होंगे तो हम 100 रुपये का दिए होंगे, क्योंकि ग्लास का तो कीमत सेम है सबके लिए। सोडा वाटर का जो कीमत है वो सबके लिए सेम है। तो आप अगर 2 गिलास दिए हों, हम अगर 4 गिलास दिए हैं, तो एक गिलास अगर 10 रुपये का तो 2 गिलास 20 रुपये का। तो अगर आप 20 रुपये का दिए, हम आपसे 2 गिलास ज़्यादा दिए, तो हम कितना का दिए होंगे? 40 रुपये का दिए होंगे। तो अगर ए जो है बी से 2 गिलास अधिक दिया होगा, तो इसका मतलब ए जो है बी से 2 गिलास अधिक का पैसा भी लेगा। और 2 गिलास अधिक पैसा मतलब एक गिलास का दाम 15 रुपया, तो 2 गिलास का दाम 30 रुपया। क्या हुआ कि 30 रुपया जो है ए जो है बी से 30 रुपया अधिक का सोडा वाटर दिया होगा बी को, डी को। बोलो हाँ या ना। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब ए बी से 2 गिलास अधिक देगा तो ए जो है बी से 2 गिलास अधिक का पैसा भी लेगा। और एक गिलास का दाम 15 रुपया, तो 2 गिलास का दाम 30 रुपया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए जो है बी से जब 2 गिलास अधिक दिया, तो इसका मतलब ए जो है डी से 2 गिलास एक्स्ट्रा पैसा तो लेवे करेगा बी से। इसका मतलब 30 रुपया एक्स्ट्रा का दिया है बी से। ए जो है बी से 30 रुपया ज़्यादा का सोडा वाटर दिया है डी को। सही बोल रहे हैं ना। ए बी से 2 गिलास अधिक दिया, तो 2 गिलास अधिक दिया मतलब 2 गिलास का दाम कै रुपया? 30 रुपया। तो 30 रुपया अधिक का दिया है। बोलो ये बात सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? ये 30 रुपये कहाँ से हम बोल रहे हैं? एक गिलास का दाम 15 रुपया है और बोल रहा है कि ए जो है बी से 2 गिलास अधिक दिया है। तो जब 2 गिलास अधिक दिया होगा तो रुपया में कितना अधिक का दिया होगा? 30 रुपया का। हम यही बोल रहे हैं। इसका मतलब ए जो है बी से 30 रुपया अधिक का दिया होगा। ए जो है बी से 30 रुपया अधिक दिया होगा। यहाँ देखो ए को मिला है 3 रुपया, बी को है, ध्यान दो इधर, ए को मिला है 3 रुपया, बी को मिला है 1 रुपया। ये कौन दिया है पता है? 3 और 1 डी दिया है ना। आई डी दिया होगा ए को 3 रुपया और बी को 1 रुपया। काहेला? काहेला? जितना वो लिया है उसके हिसाब से और बी को अपना दे दिया। सी को क्या देगा वो छोड़ दो, सी को 0 दे देगा ना, कोई बात नहीं। तो ए को 3 रुपया मिला है, बी को 1 रुपया मिला है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए को बी से 2 रुपया अधिक मिल रहा है और हमको दिख रहा है ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तो कह रहा है बी ने कुल कितना रुपया पैसा प्राप्त किया, बी का निकालना है, तो कैसे गुना। अब आपको लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लिखा तो बहुत लंबा चौड़ा है, आई हो रहा है ऐसे ही, थोड़ा सा डाउटफुल बात है। अगर कुछ लग रहा है शक संदेह तो बोलो, हम बताएंगे। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो, नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत है। देखो बोला है कि जो ध्यान दो, इस वर्ड को ध्यान दे रहे हैं। डी ने जो पैसा चुकाया, भाई डी जो लिया था सोडा वाटर तो उसके लिए पैसा देगा ना। तो डी जो पैसा चुकाया, जो कि यहाँ पे फिर से एक बार स्पष्ट कर रहा है कि ए बी सी अपने सोडा अनुपात में बांट लिए, मतलब जो जितना सोडा दिया था उसी से उसी में अपना बांट लिए वो लोग। इस प्रकार जब डी ने पैसा दिया तब ए जो है बी से 3 गुना पैसा प्राप्त किया। मतलब ए को 3 रुपया मिला होगा तो बी को 1 रुपया मिला होगा। ये कहाँ से आया? डी दिया है। तो किस लिए दिया है? सोडा वाटर के लिए अपना दिया है। तो ए जब बी से 3 गुना प्राप्त किया तो हमको एक चीज़ लिखा था कि प्रत्येक सोडा वाटर ग्लास का दाम है 15 रुपया। तो एक ग्लास का दाम 15 रुपया और ए जो है बी से 2 ग्लास अधिक दिया था डी को। तो जब ए बी से 2 ग्लास अधिक दिया था तो गारंटी है कि ए जो है 2 ग्लास अधिक का पैसा भी लेगा बी से और वो डी देगा। तो 2 ग्लास का दाम इसका मतलब 30 रुपया। तो 30 रुपया उसको ज़्यादा मिलना चाहिए बी से, और रेशियो में हमको दिख रहा था कि 2 ज़्यादा मिल रहा है। बी का पूछ रहा था तो 1 से गुना, ए का पूछता तो 3 से गुना। मतलब जो छोड़े हैं सब बता देना है। हम तो सोचे थे कि अब कुछ बताना ही नहीं, इतने पे हद कर देंगे, लेकिन आज हम भी पकड़ा गए, आप लोग भी पार हो गए।
एक ऑफिस में 1/3 कर्मचारी महिला है, महिला में से आधी महिला विवाहित है और विवाहित महिला में से 1/3 महिला के बच्चा है। यदि पुरुष में से 3/4 पुरुष विवाहित हो और 1/3 विवाहित पुरुष में बच्चा हो तो विवाहित महिलाओं का विवाहित पुरुषों के साथ क्या अनुपात है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। कितना लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं? कोई नहीं, ट्राई नहीं किए लोग। कोई बात नहीं, देखो आप ईमानदार नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना। देखिए एक ऑफिस में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। भाई किसका 1/3? जितने भी होंगे कर्मचारी उसका 1/3 महिला है। महिला में से आधी महिला विवाहित है और जितना भी विवाहित है उसका 1/3 महिला के पास बच्चे हैं। अब पुरुष में से 3/4 पुरुष विवाहित है, जितने भी पुरुष विवाहित है उसका 1/3 के पास बच्चा है। तो विवाहित महिला का विवाहित पुरुष के साथ अनुपात क्या है? चलो पहले तो करते हैं, टोटल मान लेते हैं 1/3, 3 से कटने वाला कुछ मान लो। कुल कर्मचारी कितना मान ले जो 3 का मल्टीपल में हो? 3 फिर आधा, 3 दूनी 6 फिर 1/3। अगर 30 मानेंगे तो 15 का आधा 7.5, 15 30, 30 15 60। टोटल हम मान लेते हैं 60। कितना मान लेते हैं कर्मचारी? 60। आप एक भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑफिस में 1/3 कर्मचारी महिला है, टोटल है 60 और इसका 1/3, तो 60 का 1/3 कितना होगा? 20 महिला है, तो बच गए कितने? ये पुरुष हैं। क्यों ऐसा हम बोले कि आगे बात कर रहा है पुरुष कहीं? देखो कह रहा है कि महिलाओं में से आधी महिलाएं विवाहित हैं, तो महिलाएं हैं कितने? 20। उसका आधा कितना? ये 10 जो है विवाहित हैं, 10 अविवाहित होंगी। 10 विवाहित हैं, 10 अभी कन्या हैं। कह रहा है कि महिलाओं में से आधी महिलाएं विवाहित हैं और जब विवाहित हैं तब विवाहित महिलाओं में से 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं। अभी भी दिक्कत हो गया। नब्बे मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 90 मान लेंगे तो उसका 1/3 महिला है, तो 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60। कह रहा है कि महिलाओं में से आधी महिलाएं विवाहित हैं, तो इसका आधा हो जाएगा 15, ये है विवाहित। अब कह रहा है कि विवाहित महिला में से 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं, तो 15 का 1/3 कितना होगा? इसका बच्चा है। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से इनका ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा उच्चा का कोई ज़रूरत रोल नहीं है। क्यों पूछ रहे हैं? विवाहित महिला का विवाहित पुरुष के साथ अनुपात खाली बता देना है, तो यहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, विवाहित महिला और फिर इधर विवाहित पुरुष निकाल देना है। कह रहा है विवाहित महिला में से 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं, ये तो निकाल दिए। यदि पुरुष में से 3/4 पुरुष विवाहित हो, पुरुष का 3/4, तो 60 का 3/4 कितना? ये जो है विवाहित हैं, तो 15 अविवाहित होंगे। यदि पुरुष में से 3/4 पुरुष विवाहित हो और 1/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं, तब 45 का 1/3 कितना? 15 गो का बच्चा है, इसका मतलब 30 गो का बच्चा अभी नहीं है। 1/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं, मतलब 15 पुरुष का बच्चा है, 30 गो का नहीं है। लेकिन इसका हमको ज़रूरत नहीं है, हम तो लिख दिए, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है इसलिए क्योंकि अंतिम देखो क्या बोल रहा है, विवाहित महिला का विवाहित पुरुष के साथ खाली अनुपात बता देना है। तो ये बहुत छोटी सा बात था। तब विवाहित महिला है कितना? देखो ना, विवाहित महिला कितना है और विवाहित पुरुष कितना है? आसान क्वेश्चन था, ट्राई करते बन जाता। तो कैनॉट डिटरमाइन
105 बना कि बनाइए तो यही बताओ अब। चलो बना देते हैं, आप लोग से नहीं बना, ट्राई नहीं करिएगा तो बनेगा कहाँ से भाई। जबकि उस दिन पूरा हमने हिंट भी किया, इस तरह क्वेश्चन आप किए भी होंगे। ज्ञान सिंह के पास 2505 सोने के सिक्के हैं जिसे वह अपने तीनों पुत्रों भरत, मनोज तथा सुरेश के मध्य इस निश्चित अनुपात में बांटेगा कि उनको प्राप्त होने वाले कुल सिक्कों में से भरत 30 सिक्का गंवा देगा, उड़ा देगा, मनोज 30 सिक्का दान कर देगा और सुरेश 25 सिक्का हटा देगा। तो जो बचा हुआ होगा, अब उनके पास जो भी उपलब्ध सिक्का होगा उनका अनुपात 46:41:34 है। और हम आपको बताए थे कि आप बताइए कि 46:41:34 क्या है। तो शुद्ध हिंदी में लिखा है कि अब इतना गंवाने के बाद उनके पास जो भी बच गया है उसी का अनुपात है। तो इसको रेशियो में बराबर करने के लिए निश्चित राशि में टोटल था 2505 सिक्का, जिसमें से 30 सिक्का भरत जो है क्या कर देता है, सिक्कों को बांट देता है, शायद ही बांट होगा, बांट देता है। मनोज 30 सिक्के को दान कर देता है, सुरेश 25 सिक्के भुला देता है। तो था तो टोटल 2505 सिक्का पिताजी के पास इनका। तो 30 और 30 60 और 60 और 25 85 को तो ये लोग कम हो गया। तो इसका मतलब 2505 सिक्का नहीं होगा। ये जो 85 सिक्का जब कम हो गया तब बचा हुआ सिक्का का अनुपात 46:41:34 है। तो इसमें से हम भी क्या करेंगे कि 85 सिक्का घटाकर ज़रा देख लेते हैं कि कितना बच रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि 2420 सिक्का बच रहा है। कितना बच रहा है? 2420, तब 50 और 71, चलिए देख लेते हैं। 121 हो रहा है क्या? जोड़ जाड़ के देखो तो, जोड़ करके कितना हो रहा है? यहाँ पे देखिए टोटल जो बचा हुआ सिक्का है 2420 है। अनुपात में बचे हुए सिक्के का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो टोटल देखते हैं कि अनुपात में कितना हो रहा है बचा हुआ सिक्का। तो जोड़िए, 121 हो रहा होगा, जोड़ के देख लो। 4 और 1 5 6 11 का 1 हाथ में लगा, 1 3 और 1 4 4 8 4 121। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका गुना। मनोज ने अपने पिता से कितने सिक्के प्राप्त किए थे? तब मनोज कौन है भाई? भरत, मनोज और सुरेश। तब मनोज तो लगता है 41 है, दूसरा नंबर पे मनोज है ना, 41 है। और ये 2 बार में कट भी रहा है, और 41 दूनी 820, यानी कितना आंसर होना चाहिए था? 820 हो जाएगा। 820 हो रहा है कब? जब मनोज 30 सिक्का दान कर दिया है तब। इसका मतलब पिताजी उसको दिए होंगे 800। तो बहुत आसान था। ये तो बताइए ना, दिए थे। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये सब छोटा छोटा, ये देखिए अब आप लोग का अच्छा दिन तो निकल गया, अब बहुत अच्छा दिन आने वाला है सोमवार से। अब आपका दिन था, अब हमारा दिन चलेगा सोमवार से। रेडी टू फाइट। सोमवार से धगाधक होमवर्क मिलेगा, बनाइएगा ना अब आप लोग। चेको होगा सही में। अब सोमवार से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अब सोमवार से चलेगा। किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या 1/20 भाग ने सभी उत्तर दिए, 1/20 ने किसी प्रश्न में उत्तर नहीं दिए, शेष कितना सभी।
देखो इस क्वेश्चन को समझो पहले। देखिए लिख रहा है किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्न पत्रों में से विद्यार्थियों की संख्या का, क्या लिख रहा है, विद्यार्थियों की संख्या का 1/20 भाग ने सभी प्रश्न का उत्तर दिया है और 1/20 ने किसी का उत्तर नहीं दिया। शेष विद्यार्थी का 1/4 भाग ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया और 1/5 ने 1 प्रश्न का उत्तर दिया। यदि कुल विद्यार्थियों का 24.5%, कुल विद्यार्थियों का 24.5% ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिए तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए ये जो लिख रहा है ना कि विद्यार्थियों की संख्या का 1/20 भाग ने सभी प्रश्न का उत्तर दिया, तो हमको कुल विद्यार्थी की संख्या पहले मानना पड़ेगा। तो एक जगह 1/20, फिर एक जगह 1/20, फिर 1/5 और फिर है 24.5% है। हाँ 1/4 भी है, तो 24.5% भी है। ठीक है, तो आप बोलो कि जो 20 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए और फिर 24.5 भी है, कितना मान लें, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना मान लें। आप 1 भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी मानेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, 100 मानेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परसेंटेज था तो सबसे पहले तो 100 दिमाग में आना चाहिए। लेकिन जब आप 200 सोच पा रहे हैं तो मेरे लिए भी तो बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी कुल संख्या कितना मान ले, 200। भाई 200 विद्यार्थी हैं, उनको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया, सबको सेम क्वेश्चन पेपर मिला और हर एक का क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे, 5 प्रश्न थे। तब 5 प्रश्न जब हम देंगे, टोटल 200 बच्चे हैं आप लोग, अब 5 क्वेश्चन हम आपको दिए कि लो भाई 5 क्वेश्चन हल कर लो सब लोग, तो क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है, पहला केस कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर दे पाया होगा, 5 गो में से सिर्फ 1 गो क्वेश्चन बना पाया। कुछ ऐसे भी विद्यार्थियों का समूह होगा जो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न को हल कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न को हल कर पाएँ। कुछ ऐसे होंगे जो 4 गो के हल कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो 5 के 5 प्रश्न को हल कर पाएंगे। इतना ही ना संभावना बनता है। और ऐसा भी तो कोई ग्रुप होगा बेचारा जिसका खाता भी नहीं खुला हो, होगा कि नहीं होगा। इस तरह से टोटल ये जो है आपका 6 गो पॉसिबिलिटी बनता है कि जो भी विद्यार्थी हैं उसमें से 1 प्रश्न को हल करने वाले होंगे, 2 गो प्रश्न को हल करने वाले होंगे, 3 प्रश्न को हल करने वाले होंगे, 4, 5 और कोई नहीं। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और एक क्रॉस दिए हैं, इसका यही मीनिंग है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो केवल 1 प्रश्न को हल किए उनका यहाँ पे लिखेंगे। वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो केवल 2 प्रश्न को हल किए हो उनका संख्या यहाँ लिखेंगे। वैसे ही जो 3 को हल किए वैसे, और जो कोई नहीं हल किया होगा उनका यहाँ लिखेंगे। चलिए अब बनाइए, तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है, करना है, लिखना है, दिमाग कुछ लगाना नहीं है इसमें, जो कहेगा वो करते चल जाना है। करे विद्यार्थियों की संख्या का 1/20 भाग ने सभी प्रश्न का उत्तर दिया, सभी का मतलब 5। तो कुल विद्यार्थी हैं 200 और उसका 1/20 कितना हो जाएगा, कितना, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं, 200 का 1/20 हल कीजिए, कितना आएगा 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सभी प्रश्न का उत्तर दिए, सभी का मतलब 5। 5 प्रश्न को हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10 तथा 1/20 ने किसी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। तथा और मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट का मतलब विद्यार्थियों की संख्या का ही। तो 200 का 1/20 फिर से आ जाएगा 10 ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, माने दोनों है बराबर। करा शेष विद्यार्थियों के 1/4, शेष विद्यार्थी कितना बचे पता है, 10 और 10 20 विद्यार्थी का तो काम हो चुका है, 20 विद्यार्थी काउंटिंग हो गया, 20 विद्यार्थी का कॉपी चेक हो चुका है। अब बचे विद्यार्थी कितना, 180। तो 180 का 1/4 45,
180 का 1/4 कितना होगा? केवल 4 प्रश्न को हल करने वाले थे ये लोग। तो इसका मतलब 45 विद्यार्थी ऐसे थे जो 4 प्रश्न को हल किए हैं। और यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, ध्यान देना। हाँ, और 1/5 ने इतना उत्तर दिया। इसका मतलब ये था कि शेष का ही 1/4 और शेष का ही 1/5, ये समझना है यहाँ पे। तो 180 का ही 1/5, समझ रहे हैं ना। 40 जो है केवल एक प्रश्न का उत्तर दिए, 40। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए 40 और 45 पर, कि शेष का 1/4 और शेष का ही 1/5, मतलब शेष 5 36 180। शेष का ही 1/4 और शेष का ही 1/5, यानी कि 180 का ही 1/4 भी निकालेंगे और 180 का ही 1/5 निकालेंगे। तो यानी कि 36 ऐसा विद्यार्थी जो केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया। अब आगे, यदि कुल विद्यार्थियों का 24.5% ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो 24.5% का मतलब 100 होता है, तो 24.5 और उसका डबल है, तो 24.5 का दुगना कितना होगा? 49। 49 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल 3 प्रश्न का उत्तर दिया है। अब देखो बच गया कौन सा ग्रुप? वैसे विद्यार्थी की संख्या जो केवल 2 प्रश्न पत्रों को हल किए हैं। तो कह रहा है कि 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हों। ये तो निश्चित में दिया है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, x मानकर पूरा घटा दिए तो निकल जाएगा। या तो ऐसे बोलेंगे, इस सब को जोड़ लेते हैं, 200 में से जितने लोग दे दिए हैं, जितने विद्यार्थी अगर निकाल दें जो कि सब न कुछ दिए हैं, 1 प्रश्न 3 प्रश्न 4 5 और कोई नहीं, तो जो बचेगा वैसे विद्यार्थी की संख्या बचेगा जो केवल 2 प्रश्न को हल किए हैं। तो हम जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है? 150। रुक जाइए, यहाँ पे 36 और 49 85, 85 और 45 130 और 20 50, 150। तो 200 में से 150 विद्यार्थी की संख्या घटा देंगे तो 50 कौन बचेंगे? प्रश्न के हिसाब से बोल रहा है कि 200 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल 2 प्रश्नों को हल किए हैं। 200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल 2 प्रश्न को हल किए हैं, और हम लोग को रेशियो में दिख रहा है इतना कितना है? तो 200 का तुलना 50 से, जो पूछेगा उसका गुना। तब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? कितना माने हैं? आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? देखो, अगर 1 2 भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बोल रहे, समझ में आ रहा है? बस यही होगा कि भिन्न में आते रहेगा। जैसे आप टोटल एक मिनट, अगर टोटल आप 1 मान लेते, x मान लेते, कुछ मानते, तो यही फ़ायदा होता। हम आपको बोले थे इसीलिए ना कि जब कभी 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया रहे तो उसके हरों का एलसीएम लेकर के मानेंगे तो आसान रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? कुल विद्यार्थी का 1/20, सभी प्रश्न, सभी का मतलब 5 प्रश्न को हल करने वाले कुल का 1/20, तो इतने हो गए। वैसा ही सब करिएगा तो लास्ट में फिर एलसीएम को सीधा करना पड़ेगा लेकर के सबको, है ना, रेशियो को। चलो ये बता देते हैं, हम कुछ और सोचे लेकिन यहाँ गुणनफल दिखा तो लगा कि बता दें। ऐसा क्वेश्चन है, 25 आ रहा है, ऑप्शन में कोई 25 नहीं दिख रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या। इनमें पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है, तो ये 12 हो जाएगा। बोलिए, चलो ठीक है। कह रहे यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है,
तो अब पहली और तीसरी का तो डायरेक्ट 8 गुने 12 तो नहीं ना कर लेंगे? कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमको इसको सबसे पहले निश्चित बनाना पड़ेगा। तो पहली और तीसरी का जो गुणनफल है वो है 2400। देखिए 12 8 96, 24 चौके 96 और 4 25 तो के स्क्वायर बराबर 25। तो के बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस माइनस तो चूंकि संख्या का बात हो रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमारा कितना है? तो 9 5 पहली तो है, आप लोग 25 ला रहे हैं। के स्क्वायर का मान 25 तो के बराबर प्लस माइनस 25। अब यहाँ हम आपको कुछ बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि बेकार की बात होगी, क्योंकि कभी भी जब बता दिया जाता है कि गुणनफल वगैरह आवे तो रूट ले लिया करेंगे, तो ये क्या ये सब छोटा छोटा बात बोलेंगे। चलिए देख लीजिए। करा 24 केजी, 36 केजी और 84 केजी के धारिता वाले 3 बॉक्स को 3 प्रकार के गेहूं क्रमशः ए, बी और सी से पूरा भरा जाता है। मतलब क्या बोल रहा है? एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो ए, बी और सी, पहले क्वेश्चन को समझिएगा तबे बना पाइएगा। 24 केजी, 36 केजी और 84 केजी की धारिता वाला 3 बर्तन है जिसका नाम है ABC। इसका क्षमता है, इसका कितना क्षमता है? 24 केजी और इसका है 36 केजी और इसका है 84 केजी। इस सबको भर देंगे तो भरिएगा तो उतना ही आएगा। एक में 24 केजी आएगा, एक में 36 केजी, एक में 84 केजी। 3 प्रकार के गेहूं से भरते हैं। 3 प्रकार मतलब ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार, अलग अलग। तो भरेंगे तो ये अलग अलग रेशियो में होगा। तीनों अलग अलग प्रकार का गेहूं है तो तीनों का रेशियो भी तो सेम नहीं ना होगा। सभी बॉक्स को खाली कर, ये लीजिए, सभी बॉक्स को खाली करिएगा तो टोटल 84, 24, 36 और 84 टोटल इतना क्वांटिटी आएगा ना। तीनों बॉक्सों को खाली करके, सभी बॉक्स को खाली कर, तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह से पहले मिला लिए और तब से वापस में तीनों बॉक्स में डाल देंगे तो तीसरा बॉक्स में एक प्रकार गेहूं की मात्रा कितनी होगी। देखो आपसे क्या टेस्ट कर रही। सभी बॉक्स को खाली करेंगे और तीनों तरह के गेहूं को आपस में धर के मिला दिए और मिला करके डाल दिए। ये सब जनरल लाइफ में होता है, आप लोग करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। सभी बॉक्स को खाली कर तीनों प्रकार गेहूं को जब अच्छी तरह मिलाकर वापस तीनों बॉक्स में डालेंगे तो सवाल उठेगा कि किसमें कौन कितना मात्रा जाएगा। तो तीनों बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में ये प्रकार गेहूं की मात्रा क्या है? ध्यान दो, जब पहल का होगा 24 केजी का, दूसर का 36 केजी और तीसर का में 84 केजी मात्रा है। तो जब तीनों को हम आपस में मिलाएंगे तो किस रेशियो में होगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 सते इस रेशियो में होगा। अब इसको आप इसका 1 केजी भी लेकर के मिलाइएगा तो रेशियो वही रहेगा। 10-10 केजी लेकर के मिलाइएगा तो उनके बीच का रेशियो यही रहेगा। दूध पानी वाला एक क्वेश्चन हम बताए थे। कह रहा है कि जब तीनों बॉक्सों में डाल देंगे ना तो जो तीसरा बॉक्स होगा ओकरा में जो ए प्रकार का गेहूं था उसका मात्रा कितना जाएगा। हालांकि तीसरा बर्तन का टोटल क्षमता तो 84 केजी होगा। टोटल तीसरा बर्तन में जब हम गेहूं डालेंगे मिक्स करके 3 तरह का गेहूं तो टोटल तीसरा बर्तन में 84 केजी जाएगा। और उस 84 केजी में हमको बताना है कि जो पहिलका प्रकार का गेहूं का मात्रा है वो कितना है। तो जाहिर सी बात है 3 अलग अलग प्रकार का गेहूं लीजिएगा, 24 केजी, 36 केजी और 84 केजी,
तो जब उसको हम मिक्स करेंगे तो किस रेशियो में होगा, 2:3:7। अब उसको आप जितना रखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनुपात तो इनका 2:3:7 रहेगा। तो जब 84 kg में डाले होंगे तो उसमें अनुपात इनका कितना रहा होगा, 2:3:7 रहा होगा ना। तो 7:3 10:2 तीसरका में हमको बताना है, तो रेशियो तो यही रहेगा। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से हमको देखना है कि ए प्रकार का गेहूं कितना है उसमें, तो कैसे गुना, 12 सते 84 या 7 दूनी। कुछ समझ में आया लॉजिक क्या था? चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट कर दें। जब हम आपको मिश्र समानुपात बोल रहे हैं, जब हम आपको प्रोपोर्शनल पढ़ा रहे थे, समानुपात पढ़ा रहे थे, तो उस समय भी हम आपको एक बात बोले थे कि CND पर कंपोनेंडो एंड डिफरेंडो का क्वेश्चन हम ना के बराबर डाले हैं, और डाले भी हैं तो मतलब ऐसा कि जिसको किया जाए इजी वे में, ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़े तो हो जाएगा। अदरवाइज इसको विस्तार से, अगर अभी भी अलजेब्रा का सीट होगा किसी पुराने स्टूडेंट के पास तो देखिएगा तो ये सब मिल जाएगा। भले ये क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन CND का अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन मिलेगा। वैसे अलजेब्रा में ही पढ़ना है मेनली, यहाँ पे 2-4 को डालिए कि हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी कंप्लीट इनकम्प्लीट रहेगा। तो अलजेब्रा में वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का पूरा टाइपे पढ़ना है, 30-40 क्वेश्चन उसमें रहेगा, अलग अलग तरीके का पूछा गया जो भी है अभी तक। तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारा चीज़ को अप्लाई करके। लेकिन फ़िलहाल इसको हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। इसको आप जब अगर CND हम लोग किए रहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करें तब वो कर सकते हैं। देखो मान लो कि कहीं लिखा हुआ है A/B = C/D, तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग देखे थे कि अगर ऐसा होगा तो ये भी सत्य होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में जोड़ लो तब वो सही होता है। 1/2 वाला जो आंसर हम आपको दिए होंगे, 1/2 और -1, A/B + C = B/C + A = C/A + B हो। दूसरा बात हम लोग ये भी देखे थे कि इनके डिफरेंस को अगर ले लिया जाए तब वो ये सेम होता है ना। उसी तरह से ये देखो जो आपका लिखा हुआ, पहले इसको सुधार देते हैं हम। ये लिखा हुआ है 4A + 7B शायद बटा 4A - 7B, हाँ। और अगला है 4C + 7D और बटा 4C - 7D। देखो तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है क्या? क्वेश्चन को देखिए, यही चीज़ लिखा हुआ है ना भाई मेरे। देखो आप लोग, ये जब गुना करिएगा तो फिर उधर जाके ही चिपकेगा, इधर गुना कीजिए तो उधर जाके वो चिपकेगा। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ऐसा ही फिर आ जाएगा, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ एक काम हम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बार A + B और A - B करते हैं, A - B बोलते हैं। इसको जोड़ के देखेंगे तो वो तो किए हैं ना, A + C वाला। हाँ, A + B और A - B करते हैं तो A + B हो जाएगा 3 और A - B हो जाएगा -1। और C + D और C - D करते हैं। C + D कितना हो जाएगा, 6 3, और C - D करें कितना होगा, देखो तो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, A + B बटा A - B और C + D C - D,
बस इतना कर देते हैं। इसको जोड़ करके इसको घटा देते हैं। a प्लस बी यानी कि 4a प्लस 7b जोड़ 4a माइनस 7b। a प्लस बी यहाँ करते हैं a माइनस b। 4a प्लस 7b माइनस, देखो ये तो -4 है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, लिख दे डायरेक्ट क्या? इतना आ जाएगा। सेम यहाँ भी वही काम करते हैं, c प्लस डी और c माइनस डी। c प्लस डी 4c प्लस 7d जोड़ 4c माइनस 7d। c प्लस डी की c माइनस डी कर देते हैं। 4c प्लस 7d माइनस 4c प्लस 7d। अब ज़रा देखिए कि इसमें हट क्या रहा है। -7b प्लस 7b कट जाएगा, -4a प्लस 4a कट जाएगा, -7d प्लस 7d कट जाएगा, प्लस 4c माइनस 4c कट जाएगा। सही बोल रहे भाई लोग? अब यहाँ से देखो 4a और 4a कितना मिला, बोलिए, और 7b या 7b बराबर 4c या 4c और 7d या 7d। कुल मिलाकर के हम बोलेंगे कि a बटा b बराबर, और CND में यही सब प्रूफ पहले करना है। इफ़ a बाई बी बराबर c बटा डी हो तो a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी होगा। सबसे पहले यही हम लोग को पढ़ना है। तो अगर वो चीज़ जानेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, तो फिलहाल अभी उस पर हम लोग को जाना ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा बेसिक करके बता दिए। हाँ, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर होगा जब a बटा b होगा। a बटा b बराबर a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी होगा। वो तब होगा जब a बटा b बराबर c बटा d होगा। हैं? a है, b है, c है और d है, एक नहीं ना है। a अलग है, b अलग है, c अलग है, d अलग है, चारों अलग अलग है ना। सेम रहेगा तब ना रखेंगे सेम। चलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप ही लोग में से कोई पूछे भी थे, और कल या परसों 2 दिन पहले जो क्लास चला था उसमें भी आया था, संख्या वाला और कुल वाला नंबर दे करके दिया रहे। यहाँ भी कुछ उस टाइप का एक क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग को जिम्मे छोड़ देते हैं। एक आध क्वेश्चन तो आपके जिम्मे भी रहना चाहिए ना, ये तो बताइए दिए थे ना। दोनों बता दिए, तो बता दिए थे। चलिए, तो अब सोमवार के आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम कौन सी रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रे बाबू, बहुत सारे किताब में आपको डायरेक्टली अलग से इसको नहीं डिवीज़न किया गया है, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में ही दे दिया जाता है, और बहुत सारी किताब में आपको अलग अलग भी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब ये आपका क्लियर रहेगा तब जाकर समझिए कि आपका टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एंड वेजेस इसी पर बेस्ड होगा, और नल और टंके भी इसी पर बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा।
अब आप लोग 2 दिन समय मिल रहा है, अच्छा से रेशियो का देख लीजिए, कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए। हर एक टाइप से 2-2 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं तो बहुत है, क्योंकि अब आपका आगे अब जितना भी सीखे हैं रेशियो में कैलकुलेशन वो सब अब काम आएगा और धीरे धीरे अब स्पीड मेरा बढ़ेगा।